नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अब इस बार बीएससी के सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और आप सभी के एग्ज़ाम दो प्रकार के यानी दो मोड में होने हैं। कुछ के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होने हैं और कुछ के एग्ज़ाम जो होने हैं वो रिटन पैटर्न पर होने हैं। तो जिनका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर इस बार होगा उनके लिए आज की एक क्लास है। मैं बीएससी के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल सॉल्व पेपर लेकर के आ गया हूं। इस क्लास में जो भी प्रश्न आज आपको देखने को मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और रिपीटेड प्रश्न है जो 2021 सत्र से लेकर के अब तक के पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को इस क्लास में हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस मॉडल सॉल्व पेपर को। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द जीरो डाइपोल मोमेंट। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं SO2, NH3, BF3S और CHCl3। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BF3S। BF3S का जो डाइपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है वो जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। ठीक है, इन BF3 द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए BF3 का जो शेप है वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। द 3F are so attached to be the resultant dipole due to B और F बॉन्ड कैंसल द 3 डाइपोल मोमेंट। इसमें जो तीसरा थर्ड डाइपोल मोमेंट बनता है जो B और F के बीच में बॉन्ड है वो कैंसिल कर देता है। ठीक है, हेंस द ओवरऑल डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल इज जीरो। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, BF3 हो जाएगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से आपको बताना है, क्या बताना भैया, ये किस यौगिक का जो क्वथनांक है वो उच्चतम है। यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है और बॉइलिंग पॉइंट में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं CH3Cl, आपका दूसरा ऑप्शन है बी वाला CH3OH, सी ऑप्शन दिया गया CH3Br और डी ऑप्शन है CH3I। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका है, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल क्या दिया गया है, CH3OH दिया गया है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 64.72 से लेकर के 184, यानी कि 64.1 से लेकर के 148 तक होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हाईएस्ट पूछा गया था, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मेथेनॉल CH3OH का जो फुल फॉर्म होता है वो मेथेनॉल होता है। तो मेथेनॉल सबसे सरल एल्कोहल क्या है दोस्तों, सबसे सरल एल्कोहल है। यह हल्का वाष्पशील रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है जिसकी गंध एथेनॉल पे एल्कोहल की जैसी होती है, किंतु मेथेनॉल अत्यंत विषैला है। आप सबको पता है एल्कोहल के जैसे इसकी गंध तो होती है, एल्कोहल आप सब ले भी सकते हैं, लेकिन मेथेनॉल क्या है, इसकी सुगंध ऐसी है लेकिन ये अत्यंत विषैला है और पीने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। इसे पीने से मनुष्य मर सकता है और मरने के बाद वो अंधा हो जाता है। ठीक है, मरने से पहले वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। सामान्य ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है। जो मेथेनॉल होता है वो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग हम एंटीफ्रीज, विलायक, ईंधन आदि के रूप में हम करते हैं। हमने दोस्तों इस बार एक्सप्लेनेशन साथ में दिया है। एक्सप्लेनेशन से आपको क्या होता है कि उस टॉपिक के बारे में 3 से 4 बातें, 3 से 4 टॉपिक्स और कंफर्म हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी समझा मेथेनॉल के बारे में। ठीक है, हमने आंसर दिया कि CH3OH का बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट 64.7 से लेकर के 148 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मेथेनॉल क्या है, सबसे सरल एल्कोहल है। ये हल्का वाष्पशील होता है, इसका रंगहीन ज्वलनशील एक प्रकार का द्रव है। इसकी सुगंध जो होती है वो किसके जैसी होती है, एथेनॉल के जैसी होती है। ठीक है, जो जैसे हम पेय पदार्थ होता है ना एल्कोहल, उसकी तरह होती है। लेकिन ये क्या है, मेथेनॉल, ये अत्यंत विषैला पदार्थ है और इसको पिया नहीं जा सकता है। अगर इसे आप पी लेते हैं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, और यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर होगी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है तीसरा।
तीसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लैटिक एनर्जी। लैटिक एनर्जी मतलब जालक ऊर्जा, ठीक है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक जालक ऊर्जा होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं LiF, बी ऑप्शन है NaCl, सी ऑप्शन दिया गया है CaF2 और डी ऑप्शन दिया गया है MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको ध्यान रखना है सबसे अधिक जो जालक ऊर्जा होगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए थोड़ी सी जानकारी हम किसके बारे में कर लेते हैं भैया, जालक ऊर्जा के बारे में कर लेते हैं, लैटिस एनर्जी के बारे में। ओके, तो लैटिस एनर्जी, ओके चलिए, द लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड टू ईट्स द कंसनट्रेटेड आयन इन द गैसियस स्टेट। यानी कि किसी आयनिक ठोस की जो जालक ऊर्जा होती है वह अत्यंत दूरी पर स्थित अवयवी गैसीय आयनों में एक मोल ठोस क्रिस्टल बनने से उत्सर्जित होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी क्रिस्टल के निर्माण में निकलने वाली, किसी भी क्रिस्टल के निर्माण से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। निम्नलिखित में से किस सहसंयोजक यौगिक बनाने की किसमें, यानी क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं BE, MG, CA और BA। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा BE, ऑप्शन A आपका सही उत्तर होगा। इसमें सबसे अधिक सहसंयोजक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ए कोवेलेंट बॉन्ड is a chemical bond that involves the sharing of electron pairing between atoms. Okay, their electrons pair are known as shared pair or bond pair. ये shared pair और bond pair कहलाते हैं। and the stable balance attractive and repulsive force, ये attractive force और repulsive force लगाते हैं किसके बीच में, between atom के बीच में, ठीक है। when they share electron is known as covalent bond. एक सहसंयोजक बंध एक रासायनिक बंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के जोड़े को साझा करना सम्मिलित किया गया है। इन इलेक्ट्रॉन जोड़ों को साझा या बंधन के रूप में हम जानते हैं। और परमाणुओं के बीच की अगर बात करें तो परमाणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकारक बल के स्थिर संतुलन जो होते हैं जब वह इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, सहसंयोजक बंध के रूप में इनको जाना जाता है। क्लियर है कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, 5वां प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग इन। इनमें से किसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। पहला ऑप्शन है O और HS के बीच में, SHO के बीच में, FH के बीच में या FHO के बीच में। तो सबसे स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है भैया, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है FH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम व्हिच इज कोवेलेंटली बॉन्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वेयरिंग ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। ओके, हाइड्रोजन बंध एक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु के बीच में डायपोल का बल परिणाम होता है, ठीक है। यह एक खास संयोजी बंध अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध लगभग 20 गुना शक्तिशाली होता है। ये बंध अणुओं के बीच अंतरा आणविक या एक ही अणु करके भिन्न भाग बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मेड बाय ईच वाटर मॉलिक्यूल। प्रत्येक पानी के अणु द्वारा बनने वाले जो हाइड्रोजन बंध हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या आप ध्यान रखेंगे कितनी होगी दोस्तों, तो यहाँ पर 4 होगी, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा आपका 6 नंबर का, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पानी एक अणु अधिकतम 4 हाइड्रोजन बंधों में भाग ले सकता है क्योंकि यह ऑक्सीजन पर एकाकी जोड़ी का उपयोग करके 2 बंध स्वीकार कर सकता है और 2 हाइड्रोजन दान कर सकता है, इसीलिए इसकी संख्या 4 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इन सॉलिड ऑर्गन द एटम आर हेल्ड टुगेदर। ठोस ऑर्गन में परमाणु एक साथ बने होते हैं आयनिक बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, या फिर वान डेर वाल फोर्स के साथ, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये वान डेर वाल्स फोर्स के साथ एक दूसरे से बने होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। देखिए आर्गन का जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए ठोस आर्गन में जो परमाणु होते हैं वो कमजोर वान डेर वाल की ताकतों द्वारा एक साथ बने होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में ध्यान देंगे तो वान डेर वाल फोर्स एक सामान्य शब्द है जिसका इस्तेमाल हम अणुओं के बीच में अंतराअणुक बल के आकर्षण को परिभाषित करने के लिए करते हैं, ठीक है। और वेन डेर वाल्स, माफ कीजिएगा, वान डेर वाल्स जो है वो बल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कमजोर लंदन फैलाव बल और मजबूत द्विध्रुव डायपोल इंटरेक्शन। ओके, तो ये 2 प्रकार के माने जाते हैं साधारण। चलिए 8वां आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम है। अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण बताना है भैया। आपके ऑप्शन हैं C2Cl2, CH3Cl, CH3Cl और CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। CH3Cl में जो डाइपोल मोमेंट है वो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सबसे अधिक होगा, हाईएस्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। चलिए हम ऑर्डर देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। CH3Cl का सबसे अधिक होगा, C2Cl2 का उससे अधिक, फिर CHCl3, फिर CCl4। तो सबसे अधिक इसका हो जाएगा CH3Cl का होगा। ओके, क्लियर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब हम 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा गया द स्लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज ड्यू टू। पानी में BaSO4 की कम विलेयता किसके कारण होती है। कम विलेयता पूछी गई है। तो आयनिक बॉन्ड आपका ऑप्शन दिया गया है लो डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर सी ऑप्शन है हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी, या नन ऑफ दीज। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो लो सॉल्युबिलिटी होती है BaSO4 की वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है हाई वैल्यू ऑफ लैटिक एनर्जी के कारण कम होती है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा आपका। देखिए हाई लैटिक एनर्जी ऑफ BaSO4 केस लो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 ओके इन वाटर। अगला क्वेश्चन आ चुका है 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन व्हिच मॉलिक्यूल। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किस अणु में मौजूद होते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि किस अणु में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर H2 है तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये भी है, O2 भी डायटोमिक, यहाँ पर है CHCl। ये यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास क्या है पॉजिटिव इंड, उसके बाद नेगेटिव इंड। तो द्विध्रुव सहसंयोजक बंध जो होंगे वो HCl माफ कीजिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित होंगे। सी यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा। देखिए HCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध है। हम जानते हैं कि धातु अधात सहसंयोजक बंध बनाते हैं। यहाँ पर H और Cl दोनों तत्व क्या हैं, ये आधात हैं। जब भी बात हो सहसंयोजक आबंध की तो आधात और आधात ये दोनों मिलकर के ही सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो H और Cl दोनों आधात हैं, ठीक है। दूसरी ओर H और Cl के वैद्युत जो ऋणात्मक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनका जो क्रमशः उनका मान है वो कितना है 2.1 और 3.0 है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो अंतर आ रहा है वो 0.9 का अंतर आ रहा है, ठीक है। HCl के बीच में अगर बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है, अंतर का कारण हाइड्रोजन के आंशिक धनात्मक आवेश प्राप्त किया और Cl ने आंशिक ऋणात्मक आवेश प्राप्त किया। तो HCl क्या हो जाएगा, एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11।
11वां प्रश्न है रिजोनेंस इज ड्यू टू, अनुनाद का कारण क्या है? तो अनुनाद का जो कारण होता है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट उत्तर होगा। चलिए थोड़ा सा हम रिजोनेंस की टॉपिक को समझ लेते हैं। अनुनाद क्या है? दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए सभी लोग। इसी प्रकार की क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, ईमान कर चलिएगा कि जल्द ही ईमान 27 से 28 तारीख तक, 27 और 28 तारीख या धनतेरस के पहले पहले हम डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को क्लास देने वाले हैं। एकदम क्वालिटी के साथ लाइव क्लास आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, यानी कि हर प्रकार से आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूं। तो आप लोग का फर्ज है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में। चलिए अब हम रिजोनेंस की बात कर रहे थे। तो रिजोनेंस क्या होता है? जब किसी मॉलिक्यूल के सभी प्रेक्षित गुणों की व्याख्या एक ही सहसंयोजक बंध सूत्र से नहीं किया जा सकता, तब मॉलिक्यूल के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के उनके अधिकांश गुणों की व्याख्या की जाती है। ठीक है, और इन संरचनाओं को अनुनादी या कैनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। रिजोनेंस की अवधारणा आई कैसे, इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे मान लिया H2O है, नॉर्मली इसको समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो H2O एक मॉलिक्यूल है। हम इसके सभी गुणों की व्याख्या एक ही कोवैलेंट बॉन्ड के सूत्र से नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसके अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए रिजोनेंस की अवधारणा दी गई, जिसको केमिकल स्ट्रक्चर की मदद से हम इसके जो कंप्लीट गुणों की व्याख्या है वो अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक संरचना उस यौगिक को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करती। जैसे हमने H2O है, आप समझिएगा, यहाँ पर है O हमने ले लिया, ठीक है, H, और यहाँ पर हमने H ले लिया, यहाँ पर लिया। ठीक है, हो सकता है अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक संरचना इस प्रकार से बना सकते हैं, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको जो है संकर अनुनाद की सहायता से इसको पूर्ण रूप से इनके जो गुणों की व्याख्या करते हैं। तो यौगिक की वास्तविक संरचना कई अनुनाद संरचना से मिलकर के बनी संरचना, जिससे हम अनुनाद संकर यानी कि रिजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं, और निर्भर करती है कि इस घटना श्रृंखला की जो इसकी जो घटना है, इस पूरी घटना को हम अनुनाद कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, द बॉन्ड ऑर्डर इन CO2-3 आयन between H and O इज, यहाँ पर दिया गया है कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है भैया। किसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है? CO2-3- आयन में C और O के बीच में जो आबंध है उनका क्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो दोस्तों इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे 1.33 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने आपको कैसे निकालना है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया, प्लेलिस्ट में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। देखिए, जैसा कि लुईस पॉलिंग द्वारा पेश किया गया था, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लुईस पॉलिंग के द्वारा ये है पेश किया गया था, और बॉन्ड और एंटी बॉन्डिंग की संख्या के बीच में अंतर के रूप में इसको परिभाषित किया गया था, कितना एंटी बॉन्डिंग है और कितना बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो बॉन्ड संख्या के परमाणुओं की एक जोड़ी के बीच इलेक्ट्रॉन जोड़े की बॉन्ड की जो संख्या है उसको हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि द्विपरमाणु, जैसे कि द्विपरमाणु का नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें जो बंध की संख्या है वो कितनी है? 3 है। एथीन की बात करें तो एथीन में 2 कार्बन परमाणु के बीच में आबंध की संख्या कितनी है? 2 परमाणु के बीच में 3 है, और CH आबंध का क्रम क्या है? 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1.33 इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर होगा। चले 13 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर CO2-3 इज। यहाँ पर पूछा गया है कि CO2- क्वेश्चन है CO2-3- के लिए संभावित जो अनुनाद संरचना है, इनकी अनुनादी संरचना केमिकल स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसका पॉसिबल जो होगा वो हो जाएगा 3, लगभग 3 केमिकल स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। सो ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? पोलर मॉलिक्यूल आपको बताना है भैया।
तो पोलर मालिक्यूल अगर बात करें जेनान फ्लोराइड की, जेनान यहाँ पर BF3 है, SF4 है, SiF4 है। तो सबसे जो है ध्रुवीय, क्या बताना है, ध्रुवीय अणु पोलर मालिक्यूल। तो जेनान 4 जिसका म्यूनेट 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पोलर हो जाएगा, जेनान पोलर होगा। ठीक है, तो पोलर बॉन्ड म्यूनेट के हिसाब से हम निकालेंगे। तो BF3 ध्यान रखेंगे 15 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो C वाला होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन C SF4 का क्या है, ये एक प्रकार का डाइपोलर मॉलिक्यूल है। बाकी ये सभी क्या हैं, नॉन पोलर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम पोलर और नॉन पोलर को यहीं पर समझ लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, टू डिसिमिलर एटम कंबाइन, जब दो डिसिमिलर एटम एक दूसरे से मिलते हैं तो उसको पोलर बॉन्ड कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HCl को, समझिएगा HCl, ये क्या है भैया, यहाँ पर एक देखिए एक एंड के साथ पॉजिटिव है, एक एंड के साथ नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, डी सिमिलर है ना, सिमिलर तो है नहीं, डी सिमिलर। तो जब डी सिमिलर एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वो पोलर बॉन्ड होता है। दूसरा, डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जिसमें हो वो पोलर बॉन्ड कहलाएंगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रिक एटम, यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो जल्द से उसकी तरफ, यानी जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये पोलर कोवैलेंट कहलाएगा। द एटम रिक्वायर्ड डेल माइनस, ठीक है, द एटम एक्वायर्ड डेल माइनस चार्ज व्हाइल देयर एक्वायर्ड डेल प्लस चार्ज। ओके, ये पोलर बॉन्ड है। अब हम समझ गए पोलर बॉन्ड, अब नॉन पोलर को समझ लेते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड, टू सिमिलर एटम, जब दो सिमिलर एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो उनको हम नॉन पोलर कहते हैं। यहाँ पर H और H देखिए दोनों, H2 को देखिए N2 H2 F2, ये सब क्या है, डी सिमिलर हैं, ये माफ कीजिएगा सिमिलर है। तो सिमिलर जब रहेंगे तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। नो डिफरेंस इन दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी अंतर नहीं होगा। तीसरा पहचान, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन्स इन मिडिल इन बोथ एटम, यानी जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो रिमेन्स होंगे, बच जाएगा इन मिडिल में दोनों एटम के बीच में। नो चार्ज अपेयर ऑन द एटम, कोई भी चार्ज अपेयर नहीं होगा इस एटम के बीच में। क्लियर है, तो नॉन पोलर और पोलर आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। चलिए आगे बढ़, आपका अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है, द पोलर मॉलिक्यूल एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु आपको यहाँ पर बताना है। CL4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH2Cl2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिमिलर एटम है, दोनों क्या है भैया, सिमिलर एटम, CH2Cl2। तो ध्रुवीय अणु क्या हो जाएंगे इसमें, निम्नलिखित में से क्या बताना है, पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा, जो डी सिमिलर हो। तो यहाँ पर देखिए इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये डी सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगर CCl4 देखें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके पास में क्या है भैया, ये दोनों डी सिमिलर, माफ कीजिएगा सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा, CO2 नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें CH2Cl2 की तो ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर, निम्नलिखित में से किसकी उच्च माफ कीजिएगा ध्रुवीकरण शक्ति पूछा गया है कि इनमें से पोलराइजिंग पावर, थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक किसकी होगी, तो इसमें Al3+ का होता है। डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे, जब भी आपको Mg2+, N2+, Al3 आप ऑप्शन में देखें तो आप टिक करेंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, पोलराइजिंग पावर यानी जिसे ध्रुवण शक्ति कहते हैं, तो ये क्या होती है, व्हेन ए कैटायन इज एबल टू डिसॉर्ट एन एनायन देन इट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, द सिमिलर इज द साइज ऑफ कैटायन, द मोर बेटर इट कैन hold the proton in its nucleus. As a result, the attraction between the nucleus and electron will be strong. Hence, there will be shrinkage in size are called
पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर आप इतना याद रखेंगे कि व्हेन ए कैटायन इज एबल टू डिसॉल्व एन आयन देन इट इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है पोलराइजेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। हैलाइड आयन की ध्रुवण क्रम बढ़ती है, तो इसकी ध्रुवणता बढ़ते क्रम में आपको बतानी है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहले हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। BBIMP क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ICl मॉलिक्यूल इज, ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोवैलेंट, प्योरली कोवैलेंट, पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन आयोडीन, या फिर पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन क्लोरीन। तो करेक्ट उत्तर 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलर विथ नेगेटिव एंड ऑन क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताना है भैया। पहला दिया गया CIF, PCl3, SiF4 और CFCl3। चलिए तो द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर शून्य किसका होगा, तो इसमें से सी ऑप्शन करेक्ट। SiF4 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सबसे कम है। सबसे कम द्विध्रुव आघूर्ण आपको यहाँ पर बताना है। चलिए तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जाएगा PH3, CHCl3, NH3 और BF3। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका डी वाला, यानी BF3। BF3 का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो सबसे कम है, ठीक है। चलिए और अधिक है किसका, सबसे अधिक CHCl3 का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जिसमें है कि पॉलिंग इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर द एलिमेंट और यूजफुल इन द प्रेडिक्टिंग। तत्वों के लिए पॉलिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मूल्य भविष्यवाणी करने में उपयोगी होते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इसको समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ यूजफुल पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आर यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। If electronegativity difference is 0 then the molecule is non-polar, otherwise is polar। पॉलिंग के अनुसार पॉलिंग के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान अणुओं के बंधन की ध्रुवीयता के निर्धारण में क्या होता है, उपयोगी होता है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर शून्य है, दोनों अणुओं के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अगर शून्य आता है तो गैर ध्रुवीय अणु कहलाएंगे, अन्यथा ध्रुवीय अणु होंगे। ये पाउली कह रहे हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच वन हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, तो शून्य द्विध्रुव आघूर्ण भैया किसका होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 23 नंबर का आपको बताना है HCl, HI, HBr और HF। इनमें से आपको बताना है कि किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा। मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट उत्तर 24 नंबर का कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे कहते हैं, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CHCl3 है। ये एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है जिसे चिकित्सक क्षेत्र में किसी रोगी के शल्य क्रिया के लिए मूर्छित करने में या निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि जीरो डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन। शून्य द्विध्रुव आघूर्ण किसमें उपस्थित होगा, NH3, H2O, शीर्ष दिया गया है 1,2 डाइक्लोरो इथेन या ट्रांस 1,2
डाइक्लोरोइथेन। तो करेक्ट उत्तर 25 नंबर का हो जाएगा डी वाला, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन में उपस्थित होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज, गैर ध्रुवीय विलायक, गैर ध्रुवीय विलायक इनमें से कौन से हैं? डाइमेथिल सल्फाइड, बी ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, अमोनिया या फिर एथिल अल्कोहल। तो करेक्ट उत्तर 26 नंबर का कौन सा हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। गैर ध्रुवीय विलायक क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि व्हेन टू आइस क्यूब आर प्रेजेंट ओवर ईच अदर दे यूनिटी टू फॉर्म वन क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्डिंग देम टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो बर्फ के घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वह मिल करके, वो दोनों मिल करके एक घन बना देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बल उनको एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार कौन सा होगा भैया? चलिए बताने का प्रयास करेंगे कि कौन जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। 2022 सत्र में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर और राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग विच डिसॉल्व इन वाटर। निम्नलिखित में से उस यौगिक का चयन कीजिए जो जल में घुलनशील है, जल में घुल जाता है, कि कौन सा जल में घुलेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया गया है, नहीं घुलेगा भैया। CH2 ये भी नहीं घुलेगा। CHCl3 बिल्कुल नहीं घुलेगा। यहाँ पर एथिल अल्कोहल दिया गया है, तो एथिल अल्कोहल ये घुलनशील है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? डी वाला। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि द रीजन फॉर द एक्सपेंशनली हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ठीक है, पानी के असाधारण उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? तो इसका जो कारण बनता है वो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच कॉन्सेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल इन पैरानाइट्रोफिनोल। यानी कि कौन सी अवधारणा सबसे अच्छी तरह बताती है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक स्थिर है? तो पहला दिया गया रिजोनेंस की अवधारणा। दूसरा कौन सा दिया गया भैया? दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या फिर स्टिक हाइड्रेंस। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा 80 वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये क्लियरली बताता है, सबसे अच्छी तरह बताता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल की तुलना में अधिक स्थिर है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड? CH4, दूसरा ऑप्शन दिया गया है NaCl, CH3 और H2O। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर देना है 31 नंबर का, कि इनमें से कौन सा यौगिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। आपके ऑप्शन है CH4, NaCl, CH3 और H2O। ओके, चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड को समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो लेमेटर और रोजबुश, इन्होंने बताया था कि जो ध्रुवीय अणु हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये जुड़े होते हैं, तो बंध में ध्रुवता आ जाती है। दूसरी बात, ध्रुवीय अणुओं में एक अणु का आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के आंशिक ऋणावेशित परमाणु को स्थिर वैद्युत बल द्वारा आकर्षित करता है, और इसे आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। अंतरा अणुक हाइड्रोजन, जिसे इंट्रा एटॉमिक बोलते हैं। तो ये क्या होता है भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार दो हैं। पहला है अंतर आणविक। तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य होते हैं, जो कि समान या असमान पदार्थ भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड अणुओं के बीच जो मध्य हाइड्रोजन बंध होता है उसको अंतराणविक बंध कहते हैं। अल्कोहल एवं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बना होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अंतरा आणविक बल। ये दूसरा प्रकार है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन बंध जिसे क्लेशन कहते हैं, तो इस प्रकार की हाइड्रोजन बंधुता क्लेशन कहलाती है। यह
एक ही अणु के दो परमाणु के मध्य होती है। एक ही अणु है जिनके दो परमाणु के बीच में अंतराणुविक पाया जाता है, अंतराणुविक बल पाया जाता है। ठीक है, यह हाइड्रोजन परमाणु व उच्च ऋणात्मक विद्युतीय परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके मध्य एक ही अणु में उपस्थित होते हैं, जिनके कारण अणु जो चक्रीयता होती है वो उत्पन्न हो जाती है और में संगुणन करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम आयनीकरण क्षमता है? तो Mg में उच्चतम आयनीकरण क्षमता होती है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट साइज, निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो S2 माइनस का आकार सबसे बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ, पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल किसके प्रयोगात्मक मूल्य पर आधारित होती है? तो बॉन्ड एनर्जी के प्रयोगात्मक मूल्य पर यह आधारित है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? तो यहाँ पर सबसे अधिक होगी ऑक्सीजन की, इसके बाद में होगी नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, कार्बन, फिर बोरान की। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है पांचवा प्रश्न, द एलिमेंट विच मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्लोरीन में होती है, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइड्राइड आयनिक रेडियस इज मैक्सिमम फॉर, हाइड्रेट माफ कीजिएगा, हाइड्रेट आयनिक त्रिज्या अधिकतम किस में होगी? Li में होगी, Na में होगी, या फिर K में होगी, या फिर Cs में होगी? तो सबसे अधिक जो होगी वो Li में होगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, किसकी अधिकतम परमाणु त्रिज्या अधिक है? परमाणु त्रिज्या इसमें से किसकी अधिक है? तो यहाँ पर सोडियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां प्रश्न है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनान फ्लोराइड मॉलिक्यूल इन जेनान अणु में संकरण, जेनान का बताना है भैया, जेनान का संकरण बताना है इनमें, तो जेनान में sp3d संकरण होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट इन, निम्नलिखित में से अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध किसमें मौजूद है? तो इसमें से इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अभी आपको आगे सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए, H2O में नहीं होगा, H2S में भी नहीं होगा, ये होगा 2-नाइट्रोफिनोल में होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है NH2NP5 होता है। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग टू, यानी कि परमाणु क्रमांक 29 है, इस ये जो तत्व है ये किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या फिर एफ ब्लॉक? तो ये किससे संबंधित है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है कि मेडलीव का जो पीरियडिक लॉ है वो किस पर बेस्ड है? तो मेडलीव का जो आवर्त नियम है वो एटॉमिक वेट पर आधारित है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, सो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस बार भी आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड CH3NH2 इज, यानी कि HCN और CH3H2 में N का जो संकरण है वो क्या होगा? तो अगर हम बात करें HCN में, तो HCN में sp संकरण होगा N का, और अगर बात करें CH3NH2 में तो इसमें N का जो संकरण होगा sp3 होगा। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर है, डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटिलीन इज, एसिटिलीन में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे एसिटिलीन में sp संकरण पाया जाता है मित्रों,
ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग सो डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध किसके द्वारा दिखाया जाता है, तो बी एंड एस आई के द्वारा विकर्ण संबंध दिखाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स और द अरेंज्ड इन, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। विच कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट ए नोबल गैस। कौन सा विन्यास एक उत्कृष्ट गैस को प्रतिनिधित्व करता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। ये दिखाता है किसको भैया, ये नोबल गैस का प्रतिनिधित्व करता है, शो करता है। बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखेंगे NS2 NP5 होता है। NS2 NP5। ओके, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, 86 आर कार्ड। ठीक है, एटॉमिक नंबर दिया गया है 18 दिया गया है, 10 दिया गया है, 36, 54, 86। ये क्या कहलाते हैं, तो ये सभी इनर्ट गैस हैं। सभी क्या दिए गए हैं, इनर्ट गैस ये कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इसमें है दोस्तों। द मोस्ट पोलर बॉन्ड, मोस्ट पोलर बॉन्ड कौन सा है, तो NF, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो मोस्ट पोलर बॉन्ड बनता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन को हल किया, यानी कि लगभग 50 प्लस। ठीक है, हमने MCQ हल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर के आएंगे 100 प्लस क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, रिपीटेड प्रश्नों के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों की PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। SP स्टडी पॉइंट जाकर के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाके SP स्टडी पॉइंट, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।